Yes, ma'am. ओके देन जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट रेफरल यूनिट हमने देखा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा था, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा था, इसके अलावा CHCs हमने देखा था, PHC देखा था और सब सेंटर देखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से ही अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कहाँ पे कितने लोगों की पॉपुलेशन पे सब सेंटर होना चाहिए, PHC आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, कितने उसमें बेसिकली आपका स्टाफ कितना होता है, किस तरीके से उसमें बेडिंग की अरेंजमेंट्स कितनी होती है, कितने लोगों के साथ वो डील करते हैं। ठीक है, ये हमने PHC में देखा था। सिमिलरली CHC में हमने देखा था कि स्पेशलिस्ट कौन कौन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जैसे जो हमने बेड ऑक्यूपेंसी जैसे डिसाइड की थी प्रीवियस लेक्चर में, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स, एक्सरे या इन्वेस्टिगेशन जितनी भी रहती हैं वो हमने देखा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने देखा था कि कितनी पॉपुलेशन पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका मेन फंक्शन क्या है। देन हमारे आते थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने सेकंड रेफरल लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया था, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने बेड की अरेंजमेंट देखी थी, 100 to 500 बेड्स के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, फिर हमने देखा था फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हमारी कौन सी होती हैं, और फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में बेसिकली कौन से क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आप उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट काउंट करते हैं। उसके बाद IPHS हमने देखा था, जिसमें जो बेसिक आपके इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स में कि बेसिक जो उसके रूल्स हैं या बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है वो IPHS के थ्रू होती है। ठीक है, उसी की हमने बेसिक ग्रेडेशंस देखी थी। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हमने वहाँ पे पढ़े थे कि आपके 100 से 500 बेड के अराउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बेड्स रहते हैं, वो उनकी ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनकी अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपके नॉर्मल जो बेड्स हैं कितने अमाउंट नंबर ऑफ बेड है उसके अकॉर्डिंग। जैसे असम्पशन, एक ऑन एन एवरेज असम्पशन की बात करें तो एनुअल रेट ऑफ एडमिशन हमारा 1/50 पॉपुलेशन हम काउंट करते हैं, एंड एवरेज लेंथ जो हॉस्पिटल स्टे का होता है वो 5 डेज के अराउंड का रहता है। तो जो नंबर ऑफ बेड है रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख विल बी अराउंड 300 बेड। ठीक है, इस तरीके से आप ऑन एन एवरेज काउंट कर सकते हैं जो भी आपका हॉस्पिटल स्टे है उसके अकॉर्डिंग, और जितनी हमें उसके बेडिंग्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल में आते हैं आपके वो 500 बेड तक जिसमें रहते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं। 400 बेड जिस जनरल हॉस्पिटल में होते हैं वो सेकंड ग्रेड में, उसके बाद 300 वाले आपके थर्ड ग्रेड में, 200 बेड हॉस्पिटल आपके फोर्थ ग्रेड में, और 100 बेड वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके फिफ्थ ग्रेड में आते हैं। जो डिजीजेस की जो प्रेवलेंस है या जो अकरेंस ऑफ द डिजीज है वो वेरिएबल है, अकॉर्डिंग टू द जो लोकेलिटी है या कॉम्प्लेक्सिटीज है उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा सम में रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ हाईली स्पेशलिस्ट सर्विसेज एंड यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव medical equipments. Patient with such diseases can be transferred to the tertiary and the specialized hospital. It is not necessary that all diseases can be treated at the district level hospital. That's why they need super specialist hospitals also. जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उन यूजुअली हम उनको टर्शरी लेवल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें काउंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जनरल हॉस्पिटल में जिनको नहीं मैनेज किया जा सकता उनको फिर हम टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स में बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ डिजीजेस के अकॉर्डिंग, जैसे बेसिक डिजीजेस हैं आप उनको मैनेज कर लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाउएवर बी एबल टू 85 to 95% ऑफ द मेडिकल नीड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटेड आपकी 85 से 95% जो मेडिकल नीड्स होती हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स उनको हैंडल कर सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेटेड 80% ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी उनकी रहती है। फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली जैसे हमने बात की थी जब आपके इनिशियल थे जैसे सब सेंटर्स पे, PHCs पे, वहाँ पे हमने प्रमोटिव और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस के अकॉर्डिंग देखा था। मतलब हेल्थ प्रमोशन पे फोकस करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं। फिर जैसे हम अपर लेवल पे आए तो वहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो क्यूरेटिव साथ में आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो भी हैं वो हमारे बेसिक प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें क्यूरेटिव है इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट सर्विसेज। जैसे हमने कहा था ना कि जनरल फिजिशियन है या फिर जो क्लिनिक्स जहाँ पे छोटे लेवल पे रहता है, जहाँ पे बेड बेसिकली आपकी एम्बुलेटरी सर्विसेज होती हैं, OPD सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली जो जनरल फिजिशियन होता है वो उनके साथ डील करता है। लेकिन जैसे हमारे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ों के साथ में डील करते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्यूरेटिव सर्विसेज आ जाती हैं, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव साथ साथ चलती हैं फॉर अ डिफाइंड पॉपुलेशन।
विद देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमने प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इट इज नॉट मियरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हैंडल ऑल द हेल्थ इश्यूज। जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for specific condition. With the agencies in the district that have similar concern, it covers both urban population, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन जो रहता है, एंड द रूरल पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। दोनों के लिए ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे आपके सिलेबस में भी एक है रूरल हॉस्पिटल जो लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर लेवल पे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे अर्बन और रूरल दोनों के साथ में वो इंटर रिलेटेड रहता है। फंक्शन एज अ सेकेंडरी लेवल रेफरल यूनिट। ठीक है, आपने फर्स्ट रेफरल यूनिट जब CHC हमने पढ़ा था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पे FRU था। ठीक है, यहाँ क्योंकि वहाँ पे जो हमने रेफरल जो सिस्टम था उसके जो बेसिक क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे थे वो CHC लेवल पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा गया था, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनको सेकेंड रेफरल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लेवल जैसे सब डिवीजन हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, मतलब बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो आपका सब डिविजनल हॉस्पिटल आ गया, उसके बाद CHCs आते हैं, उसके बाद PHCs आते हैं, उसके बाद सब सेंटर आते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टू प्रोवाइड वाइड रेंजिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या जो बाकी के अटेंडेंट्स हैं, जिस भी तरीके का। इसके अलावा जो रिकॉर्ड कीपिंग स्टाफ होता है उनकी भी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग्स आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका जो MBAs होते हैं, MHAs होते हैं, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते हैं, हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके साथ में काम करते हैं, तो उनकी भी सब जितनी भी हेल्थ केयर की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज अ फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल बेड रिक्वायरमेंट विच इन टर्न इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ। तो जैसे पहले भी हमने देखा था CHC PHCs का जो इन जनरल स्ट्रक्चर की जो हमने बात की थी या हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात की थी, तो वहाँ पे जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे। 1 लाख की पॉपुलेशन तो इतने बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इंडिया की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में इन जनरल पॉपुलेशन आपकी 50,000 से 1,50,000 अप्रॉक्सीमेटेड इतनी रहती है। उसके अकॉर्डिंग हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, यानी कि उसकी बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होंगी। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस द एवरेज साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज टेकन इन दिस डॉक्यूमेंट एज 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द असम्पशन द एनुअल रेट ऑफ एडमिशन आपका 1 पर 50 पॉपुलेशन, यानी 50 में से एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एनुअली हॉस्पिटल में एडमिट होता ही है। एवरेज स्टे उसका 5 डेज का होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एडमिशन पर ईयर आपका अगर 10 लाख दें तो इंटू 1/50 तो 20,000 बेड डेज आपके हो गए 1 लाख। टोटल नंबर ऑफ द बेड रिक्वायरमेंट्स पर ऑक्यूपेंसी आपके 275 बेड के अराउंड आ गया आपका ऑन एन एवरेज। ठीक है, जब ऑक्यूपेंसी आपकी 80% होगी तो उस टाइम पे आपको 220 बेड्स अप्रॉक्सीमेटेड पर ईयर चाहिए हैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। रिक्वायरमेंट ऑफ बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो आपका अर्बन और रूरल डेमोग्राफिक्स हैं, लाइकली द बर्डन ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करता है, जियोग्राफिक टेरियन कैसा है, उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, जो FRU यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट किस जगह पे है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नियर बाय पड़ता है और जो CHC है वो दूर है। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट की जो आपकी अवेलेबिलिटी है, आपकी लोकेशन स्पेसिफिक जो भी लोकेलिटी है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। नियरेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की डिस्टेंस, ट्रैवलिंग टाइम पे डिपेंड करता है। प्राइवेट और नॉन प्रॉफिटेबल जो सेक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी जो स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन की होती है, जैसे डिफेंस सर्विसेज के लिए है, रेलवेज के लिए है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब जो हॉस्पिटल बिल्डिंग हम बनाएंगे तो उसमें जो बेसिक जो नॉर्म्स हैं, जैसे लैंड एरिया है तो मिनिमम लैंड एरिया, जैसे हमने बात की ना इतने बेडेड हॉस्पिटल चाहिए तो उसके लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, हम बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है। तो अप टू 100 बेड हॉस्पिटल अगर हमारा है तो उसके लिए 0.25 से 0.5 हेक्टेयर तक की जो एरिया है, स्पेस है, वो हमें चाहिए बिल्डिंग प्रिपरेशन के लिए। 101 to 200 का है तो उसमें 0.5 से 1 हेक्टेयर। 500 बेड या इससे ज्यादा का तो है 6.5 हेक्टेयर या 4.5 हेक्टेयर फॉर हॉस्पिटल और 2 हेक्टेयर फॉर द रेजिडेंशियल्स।
साइज ऑफ द हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल आपका 80 to 85 स्क्वायर मीटर पर बेड टू कैलकुलेट टोटल प्लेंथ एरिया, ठीक है, इतने पर स्क्वायर मीटर जो बेड एरिया है उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एरिया विल इंक्लूड सर्विस स्टेशन, जैसे आपका वेटिंग एरिया है, एंट्रेंस एरिया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अलग अलग एरियाज होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना होता है। इसके अलावा इन एडिशन हॉस्पिटल जनरेटर है, मैनीफोल्ड रूम्स हैं, बॉयलर्स हैं, आपका लॉन्ड्री है, किचन है, एसेंशियल स्टाफ रेजिडेंसेज हैं जो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में जिनको रहना है, ठीक है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, फ्लेक्सिबिलिटी इन द अल्टरिंग ऑफ द एरिया बी कैप। टीचिंग हॉस्पिटल्स जो होते हैं जहाँ पे साथ में जैसे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह है, तो वहाँ पे हम जो एरिया कैलकुलेट करते हैं वो 100 to 110 स्क्वायर मीटर का जो पर बेड के हिसाब से हम एरिया काउंट करते हैं। आपका जो ऑपरेशन थिएटर होता है तो हर एक 50 जर्नल आईपीडी पेशेंट्स पे आपका एक ओटी रहता है, 1 ओटी फॉर 25 सर्जिकल बेड्स रहता है। आईसीयू की बात करें तो 5 to 10% ऑफ टोटल बेड्स के लिए आपके एक सिंगल आईसीयू रहता है। फ्लोर स्पेस ऑफ एन आईसीयू की बात करें तो 25 to 30 स्क्वायर मीटर, इसमें इंक्लूडेड है आपकी सपोर्ट सर्विसेज जो भी हमें आईसीयू में चाहिए होती हैं। फ्लोर स्पेस ऑफ पीडियाट्रिक आईसीयू बेड की बात करें तो 10 to 12 स्क्वायर मीटर पर बेड के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है। फ्लोर स्पेस ऑफ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो है वहाँ पे 20 to 24 स्क्वायर मीटर पर बेड रहता है। और जो हॉस्पिटल इन जनरल की बात करें तो वहाँ पे 15 to 18 स्क्वायर मीटर पर बेड का एरिया रहता है। बेड स्पेस की बात करें तो वहाँ पे 7 स्क्वायर मीटर पर बेड, हमें इतना बेड स्पेस वहाँ पे चाहिए होता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बेड्स, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटेड 2.5 मीटर मिनिमम। क्लियरेंस एट फुट एंड ऑफ ईच बेड, ठीक है, जो फुट एंड जो रहते हैं उनके वहां से कितना क्लियरेंस होना चाहिए, तो दैट इज 1.2 मीटर मिनिमम। एंड मिनिमम एरिया फॉर द अपर्चर्स, जो हमारे विंडोज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जहां से फ्रेश एयर आती है, तो आपका फ्लोर एरिया जो है 20% ऑफ फ्लोर एरिया ऑन द सेम वॉल एंड 15% फ्लोर एरिया ऑफ द अपोजिट वॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो स्पेसिफिक जो आप रूम्स बनाते हैं या स्पेसिफिक जो वार्ड बना रहे हैं वहाँ पे जो आईपीडी के लिए बना रहे हैं, तो उसमें इतना इतना आपका एरिया होना चाहिए। और स्पेसिफिक जो यूनिट्स हैं जैसे ओटी है, आपका आईसीयू है, या स्पेसिफिक केयर यूनिट्स हैं, पीडियाट्रिक आईसीयू है, तो वहाँ पे कितना स्पेस आपको पर बेड के हिसाब से चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। प्लानिंग और लेआउट की बात करें तो किस तरीके से आपको प्लान करना है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी एम्फसाइज्ड ऑन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स विद अर्थक्वेक प्रूफ, ठीक है, फ्लड प्रूफ होनी चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ होनी चाहिए, फायर प्रोटेक्शन फीचर्स वहाँ पे होने चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, स्पेसिफिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए प्रॉपरली आपका जो भी हॉस्पिटल है उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए। लोकल एजेंसी की जो गाइडलाइंस है या जो बाय लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू द एरिया या अकॉर्डिंग टू द स्टेट कुछ एक लॉज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको फॉलो करना नेसेसरी है। एक इन जनरल अपीयरेंस की बात करें तो हॉस्पिटल में बेसिकली उसकी बाउंड्री वॉल हाई होनी चाहिए, 2 एग्जिट गेट्स होनी चाहिए आपके, ठीक है, बिल्डिंग शैल भी प्रॉपरली प्लास्टर्ड पेंटेड होना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म कलर उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कलरफुल बना सकते हैं, सिर्फ पीडियाट्रिक यूनिट को छोड़ के, वो भी सिर्फ उसका जो इंटरनल इंटीरियर है सिर्फ उसमें कलर स्कीम्स होती हैं, अदरवाइज और कहीं पे भी डिफरेंट कलर्स यूज नहीं होते हैं। दे शैल बी नो अनवांटेड आउटडेटेड पोस्टर्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे हम स्पेसिफिकली जैसे स्वास्थ्य में या एसपीएम में हम पढ़ते हैं कि रेगुलरली जितनी भी आपकी पोस्टर्स हैं या स्पेसिफिक आपकी स्कीम्स हैं, दैट में भी आपके टुवर्ड्स न्यूट्रिशन है, इम्यूनाइजेशन है, या जिस भी तरीके के रहते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल प्रीमिसेस में कोई भी पुराने होर्डिंग्स नहीं होते हैं या जिनकी जरूरत नहीं है वो सब नहीं लगाए जाते हैं। जैसे सपोज आपका हाइपरटेंशन डे है, तो हाइपरटेंशन के बारे में अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक स्पेसिफिक आपने मीटिंग ले ली है, होर्डिंग्स लगा दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑल द टाइम वहीं पे चिपके रहेंगे। जब उनका यूज हो जाता है देन यू हैव टू रिमूव देम, ठीक है। सिमिलरली जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, तो पहले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अलग था, उसके बाद थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट हुई, तो फिर उसके बाद उसमें चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो लगे हुए हैं, साथ में आपने नए और लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी जो आउटडेटेड चीज है या फिर जो अनवांटेड चीजें हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट लाइट वहां पे होनी चाहिए ताकि जो हॉस्पिटल है उसको आप रोड से देख सकें कि एग्जैक्ट हॉस्पिटल की अप्रोच, मतलब बेसिकली जो भी रोड है वहां से कितना अप्रोचेबल है वो। प्रॉपर लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज गार्डन शुड बी इंश्योर्ड, देयर शुड बी नो एनक्रोचमेंट इन द एंड अराउंड द हॉस्पिटल।
साइनेज की बात करें तो जो डिफरेंट डिफरेंट साइंस हम बनाते हैं तो वो बेसिकली प्रोमिनेंट बोर्ड पे डिस्प्ले होने चाहिए एंड विद द नेम ऑफ द सेंटर इन द लोकल लैंग्वेज एट द गेट एंड द ऑन द बिल्डिंग। ठीक है, वहाँ पे आप बेसिक जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने यहाँ पे है तो इंग्लिश और हिंदी हम दोनों जानते हैं तो उस लैंग्वेज में होता है। जैसे सपोज आप साउथ में चले जाएंगे तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मेंशन किया होता है। पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे पंजाबी में भी मेंशन किया हुआ होता है, ताकि जो हर कोई जो बेसिक जो पॉपुलेशन है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है या किस तरीके से कौन सा वार्ड है। ठीक है, हॉस्पिटल एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ओपीडीज कहाँ है, आईपीडीज कहाँ है, रजिस्ट्रेशन काउंटर कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें उनके रीजनल या फिर जो भी उनका स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसमें उनको मेंशन किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो भी डायरेक्शंस हैं, कलर कोडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर शैल बी डिस्प्लेड एट द ओपीडी एंड एंट्रेंस इन द लोकल लैंग्वेज इंक्लूडिंग पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी नेसेसरी है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सिटीजन्स की, इसके जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें अगर आपने हॉस्पिटल बिल्डिंग को या फिर जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है अगर आपने उनको किसी भी मीन से अगर आपने इंजर किया है उनको, दैट में भी आपका फिजिकल इंजरी है या फिर आपका जो मेंटली जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना या और भी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर दोज जो भी वहाँ पे वर्किंग स्टाफ है। तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक उसमें मेंशन किया होता है कि आपको इतने साल की सजा होगी, इतना आपका जुर्माना होगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें जो पेशेंट के लिए मतलब बेसिकली जो उसके राइट्स और उसकी ड्यूटीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मेंशन की होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे साइनेजेस लगे हुए होने चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शनल साइंस होने चाहिए आपके इमरजेंसी रूम के लिए, आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, या फिर जो यूटिलिटीज हैं। फायर एग्जिट को जो होता है वो फ्लोरेसेंट फायर एग्जिट प्लान्स होने चाहिए हर एक फ्लोर पे, वहाँ पे विजिबल होने चाहिए। सेफ्टी हैजार्ड्स हैं, कॉशन साइंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड यूनिट है आपकी या फिर कहीं रेडियो थेरेपी अगर कहीं चल रही है या फिर जहाँ पे डंपिंग होती है आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट है, डंपिंग इन द सेंस कि जहाँ पे उसकी स्टोरेज या कलेक्शन होता है, वहाँ पे अलग अलग साइंस होनी चाहिए ताकि लोग उनको अंडरस्टैंड कर पाए। डिस्प्ले ऑफ द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे जो आरटीआई एक्ट है आपकी, पीएनडीटी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, ये हर जगह पे इंफॉर्मेशन लगी हुई होनी चाहिए, इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी। जनरल मेंटेनेंस की हॉस्पिटल की बात करें तो वेल मेंटेन होने चाहिए, कोई सीपिंग नहीं होनी चाहिए, वॉल्स में क्रैक नहीं है, विंडोज ग्लासेस पैंस वगैरह आपके ब्रोकन नहीं होने चाहिए। नो ग्रोथ फॉर एल्गी मॉसेज ऑन द वॉल्स। ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल शुड हैव एंटी स्किड एंड एंटी मतलब सॉरी नॉन स्लिपरी फ्लोर्स होने चाहिए। अप्रोच रोड टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी शैल बी ऑल वेदर मोटरेबल रोड, हर टाइम पे वो चलता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप इमरजेंसी वार्ड में आप नहीं पहुंच सकते हैं। जो भी रोड्स हैं वहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट्स होनी चाहिए, दैट शैल बी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ, फॉर द एम्बुलेंस एंड फॉर द विजिटर्स। जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े हॉस्पिटल्स उनमें ये अलग अलग आपकी पार्किंग सर्विसेज वहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फीचर्स होने चाहिए, बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर एनर्जी का यूज़ है या फिर जो भी एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ करना है, उनको एनकरेज करना है। हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, जो हर्बल गार्डन्स हैं वो हॉस्पिटल्स में प्रेजेंटली उनको कहा गया है कि आप इनको एनकरेज करो। अ रूम फॉर द जो गार्डन इम्प्लीमेंट्स हैं या सीड्स हैं वो भी अवेलेबल कराना चाहिए। बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए फॉर इजी एक्सेस अ नॉन एम्बुलेंट या फिर जो व्हील चेयर स्ट्रेचर्स वगैरह है, सेमी एम्बुलेंट एंड विजुअली डिसेबल्ड एल्डरली पर्सन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर द बैरियर फ्री बिल्ड। Environment for disabled and elderly person of the government of India is to be provided, and this includes ensure safety and utilization of the space, utilizing of the space by disabled and elderly people fully and their full integration into the society and provision as per person with disability act should be implemented. उसके बाद आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बेसिकली अटैच टू द मेन हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ जो हमारे एमएस और मतलब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनके ऑफिसेज हैं, इसके अलावा जो बाकी का स्टाफ है will be provided. Block should have independent access and connectivity to the main hospital building wherever feasible, जहाँ पे भी उनके लिए फिजिबल हो तो उसके अकॉर्डिंग हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाते हैं। सर्कुलेशन एरिया है हमारे पास, इसमें बेसिकली आपके कॉरिडोर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, रैंप है, ठीक है, अदर जो कॉमन स्पेसेस हैं, या फ्लोरिंग शुड बी एंटी स्किड एंड नॉन स्लिपरी। कॉरिडोर शैल बी एटलीस्ट 3 मीटर वाइड टू अकोमोडेट द डेली ट्रैफिक।
Size of the corridors and the ramp stair shall be conducive for the maneuverability for the wheel equipment. ठीक है, corridors must be wide enough to accommodate 2 passing trolleys. ठीक है, जो हम एरिया बनाते हैं उसमें से कम 2 trolleys easily pass होनी चाहिए, one of which may be drip attached to it. And ramp shall have a slope of 1:15 and 1:18. It must be checked for जो भी आपके जो बेड्स और ट्रॉली हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स उसको बेसिकली मूव करा रहे हैं, तो एट एनी टर्निंग पॉइंट वो उनको इजीली मूव करा सकें. रूफ की हाइट बात करें तो बेसिकली शुड नॉट लेस देन अप्रोक्सीमेटेड 3.6 मीटर मेजर्ड एट एनी पॉइंट फ्रॉम द फ्लोर. एंट्रेंस एरिया की बात करें तो ये बेसिकली एंट्रेंस एरिया आपका बैरियर फ्री होना चाहिए. आपका जो व्हील चेयर्स हैं या फिर जो स्ट्रेचर्स हैं, आप उनसे उसमें इजीली आप मूव कर सकें. जो विजुअली डिसेबल्ड है, एल्डर पर्सन है, उनके लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जैसे पहले बताई गई थी वो सारी की सारी आपको फॉलो करनी है. रैम्प के एज पर स्पेसिफिकेशन बनाना है. हैंड रेलिंग्स हैं आपकी, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक शैल बी ग्राउंडेड फॉर द एंट्री इनटू द हॉस्पिटल प्रेमिसेस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. जैसे एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन is the traffic moving in the extremely different spaces. जैसे जो पेशेंट ऑन फुट है और साथ में जो एम्बुलेंस है, उनके लिए सेपरेट आपके पास एरिया होना चाहिए. 4 एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग जो रहते हैं टू सेग्रीगेट द ट्रैफिक. एक आपका इमरजेंसी हो गया, जैसे जो पेशेंट इन एम्बुलेंस है, एंड अदर व्हीकल्स फॉर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. फिर उसके बाद आपका सर्विस है जहाँ पे डिलीवरिंग सप्लाईज हैं या फिर जो कलेक्टिंग वेस्ट है आपका. ठीक है, उसके बाद आपका सर्विस फॉर रिमूवल ऑफ डेड बॉडी है, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है जो मेन, जो हर किसी के लिए एक कॉमन है. इसके अलावा हॉस्पिटल के पास में आपके रेजिडेंशियल क्वार्टर हैं जहाँ पे एसेंशियल मेडिकल्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं रेजिडेंशियल अकोमोडेशन. ठीक है, तो इसमें से ये पेड भी हो सकते हैं. हाउस रेंटेड अलाउंसेस जो HRA जो पे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी रहते हैं. 24 आवर्स डिजास्टर प्रिवेंशन मेजर्स वहाँ पे होने चाहिए. किसी भी तरीके का डिजास्टर हो जाता है 24 आवर्स आपको उसको देखना होता है. अर्थक्वेक, फ्लड प्रूफ या फिर इक्विपमेंट वो द फायर प्रोटेक्शन कॉन्टिन्यूसली रहने चाहिए. ठीक है, अर्थक्वेक प्रूफ मेजर्स में आपके बेसिकली स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चरल शुड बी बिल्ट इन विद स्टैंड क्वेक. ठीक है, आराम से जो भी क्वेक आता है उसको हॉस्पिटल बिल्डिंग विद स्टैंड करनी चाहिए. ठीक है, जो जियोग्राफिकल एरिया है या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना चाहिए. जैसे नॉन स्ट्रक्चरल फीचर्स में जैसे फास्टनिंग ऑफ द शेल्स है, एल्मीराज है, इक्विपमेंट्स हैं, या फिर और जो इवन मोर एसेंशियल हैं देन द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बिल्डिंग. ठीक है, सिंस इट इज लाइकली टू इंक्रीज द कोस्ट सस्टेनेबिलिटी एंड दीज मेजर्स में स्पेशली बी टेकन ऑन द प्रायोरिटी इन नॉन अर्थक्वेक प्रोन जोन्स. ठीक है, तो जहाँ पे अर्थक्वेक कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं वहाँ पे ये बेसिक चीजें जो हैं इनका ध्यान रखना चाहिए. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हैं आपके, सैंड बकेट्स हैं. ठीक है, शुड बी अवेलेबल एंड मेंटेन टू बी रेडी अवेलेबल व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम. हॉस्पिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो 24/7 कम्युनिकेशन वहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका एक तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई, दूसरी आपकी होती है इंटरनल. ठीक है, जो आपके विद इन द डिपार्टमेंट्स जो होती है. ठीक है, और स्पेसिफिकली जो डिजास्टर सिचुएशंस होती हैं उनमें जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपकी लॉगबुक में आपको एंट्री करनी होती है. वायरलेस सर्विसेज विद पुलिस असिस्टेंस होनी चाहिए. हॉटलाइन नंबर्स जनरेट किए जाते हैं रेगुलरली जब भी डिजास्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल जो कमेटीज होती हैं उनके लिए. इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है इमरजेंसी वार्ड में, OT में, किचन में, लॉन्ड्री में. ठीक है, इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे हर जगह पे एस्टेब्लिश की जानी चाहिए. जैसे सपोज OT में कुछ भी इशू होता है तो कोई भी स्पेशलिस्ट को अगर कॉल करना है तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको हेल्प के लिए बुला सकते हैं. ठीक है, क्राउड शुड बी कंट्रोल्ड एंड ओनली बी ऑथराइज्ड अटेंडेंट्स एंड रिलेटिव विल पास थ्रू द अलाउड एंट्री. हर किसी को हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं होती. उसके बाद आता है, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया, बाकी के कॉरिडोर्स हो गए, स्पेस हो गया, कितने बेड पे कैसे रहना है. ठीक है, उसके बाद आपका रिसेप्शन या एरिया होता है. ठीक है, इंक्वायरी या फिर मे आई हेल्प डेस्क होता है, अवेलेबल होता है. आपका कंपिटेंट स्टाफ होना चाहिए, फ्लुएंट इन द लोकल लैंग्वेज होना चाहिए. ठीक है, वहाँ पे आपका जो बेसिक जो क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हिंदी, इंग्लिश या ऐसे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में उनकी फ्लुएंसी हो. तो हमेशा मे आई हेल्प डेस्क पे हमेशा वो लोग होने चाहिए जो वहाँ की जो रीजनल या जो लोकल लैंग्वेज है वो उसमें ईजिली या फिर एक तरीके से उसमें फ्लुएंट हो, सिर्फ वही लोग इसमें काम कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा होता है नेम और कॉन्टैक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लाइक आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, आपका हॉस्पिटल मैनेजर है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं वो सारे के सारे आपके रिसेप्शन पे डिस्प्ले होनी चाहिए.
वेटिंग स्पेसेस की बात करें हॉस्पिटल में तो एडिक्वेट सिटिंग होनी चाहिए, अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड, मेन एंट्रेंस और जर्नल वेटिंग, सब्सिडरी वेटिंग स्पेसेस आर रिक्वायर्ड एडजस्टिंग टू द ईच कंसल्टेशन ट्रीटमेंट रूम इन ऑल द क्लिनिक्स। वेटिंग एरिया में बेसिकली स्केल ऑफ 1 स्क्वायर फीट पर एवरेज डेली पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें वहां पे स्पेस छोड़ना है। जब भी हॉस्पिटल बिल्डिंग में जो वेटिंग एरिया बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से एंड विद इन मिनिमम 400 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द वेटिंग स्पेसेस। हॉस्पिटल में बात करें तो इंक्वायरी से आपका रजिस्ट्रेशन रूम, देन आपका वेटिंग रूम, देन उसके बाद सब वेटिंग रूम बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक क्लिनिक यानी कि जैसे आपका स्किन क्लिनिक है, आपका फिजिशियन है या मेडिसिन डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, तो इस तरीके से वहाँ पे सब वेटिंग रूम, देन आपके क्लिनिक्स, उसके बाद ड्रेसिंग रूम या जो इंजेक्शन रूम्स रहते हैं, उसके बाद बिलिंग एरिया आता है, फिर डायग्नोस्टिक्स जो है वो आते हैं, लास्टली आपका एग्जिट आता है। तो इस तरीके से ओपीडी का जो लेआउट है वो इस तरीके से आपका बना हुआ होता है। पेशेंट नॉर्म्स जो हैं उसमें बेसिकली आपके मतलब पेशेंट्स को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें आपकी बेसिक चीज़ें आती हैं। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उनके पास, क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए जहाँ पे वाटर जो है कंप्लीटली रनिंग है, फ्लश कर सकते हैं, फैन है, कूलर्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द पेशेंट। जैसे अभी कहा ना 1 स्क्वायर पर फीट के अकॉर्डिंग आपको स्पेस छोड़ना है, तो वो आपका बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन में कितने पेशेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लिनिक्स की बात करें, क्लिनिक यानी कि जो स्पेशलिस्ट है वहाँ पे, तो क्लिनिक शुड इंक्लूड जर्नल, मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्थेल्मिक, ईएनटी, डेंटल, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, पोस्टमार्टम यूनिट है, पीडियाट्रिक्स है, डर्मेटोलॉजी है, वेनेरोलॉजी है, साइकेट्री है, नियोनेटोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है। डॉक्टर चैम्बर शुड हैव एम्पल स्पेस टू सिट एटलीस्ट 4 to 5 पीपल। ठीक है, जो एक सिंगल जो आपका ओपीडी है जहाँ पे डॉक्टर बैठ रहा है वहाँ पे 4 से 5 लोगों के बैठने का स्पेस होना चाहिए। चैम्बर जो बनाया है हर किसी का, उसका साइज आपका 12 स्क्वायर मीटर जो है अप्रॉक्स इतना होना चाहिए, एडिक्वेट है इतना। द क्लिनिक फॉर इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज शुड बी लोकेटेड इन द आइसोलेशन। जैसे ऊपर लिखा है ना वनरेबल डिजीज है, या फिर जो एचआईवी सेंटर्स आपने देखे हैं, या फिर जो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए जो रहते हैं, मतलब बेसिकली जहाँ कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के साथ डील किया जाता है, जैसे स्किन क्लिनिक्स हैं, तो उनको आपको आइसोलेट करना है, मतलब बेसिकली बाकी के कॉन्टेक्ट्स में नहीं आना चाहिए। जैसे रिमोट कॉर्नर आपने उनको दे दिया है, इंडिपेंडेंट एक्सेस जहाँ पे हो सके। एनएचएम के लिए जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, सॉरी एनएचपी, एडिक्वेट स्पेस बी मेड अवेलेबल। जैसे इम्यूनाइजेशन क्लिनिक है, वेटिंग रूम के साथ में अलग से एरिया होना चाहिए अप्रोक्सीमेटेड 3/4 मीटर इन पीपी सेंटर। ठीक है, इसके अलावा मेटर्निटी सेंटर, पीडियाट्रिक सेंटर शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1 रूम फॉर द एचआईवी एसटीआई काउंसलिंग के लिए आपको देना है। ठीक है, फार्मेसी शैल बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ओपीडी एंड ऑल क्लिनिक शैल बी प्रोवाइडेड विद एग्जामिनेशन टेबल। जो भी आपके क्लिनिक है हर एक, यानी कि एक जो ओपीडी सेक्शन है आपका एग्जामिनेशन टेबल होनी चाहिए, एक एक्सरे व्यू बॉक्स होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और एडिक्वेट नंबर ऑफ व्हील चेयर एंड स्ट्रेचेबल शेड भी प्रोवाइडेड। उसके बाद आता है आपका नर्सिंग सर्विसेज। तो वेरियस क्लिनिक अंडर एम्बुलेटरी केयर एरिया रिक्वायर नर्सिंग फैसिलिटी इन कॉमन विच इंक्लूड ड्रेसिंग रूम है आपका, साइड लेबोरेटरी है आपका, इंजेक्शन रूम है, सोशल सर्विस है, रूम्स है, इसके अलावा ट्रीटमेंट रूम्स है। तो इस तरीके से आपकी सर्विसेज रहती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इन क्लिनिक्स की बात करें तो वर्कलोड एट द ओपीडी शैल बी स्टडीड एंड मेजर्ड शैल बी टेकन टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक एंड फार्मेसी। स्टाफ पंचुअलिटी है, क्लीनिनेस ऑफ द ओपीडीज हैं आपके, इसके अलावा कंप्लेन सजेशन बॉक्स हैं, एक मैकेनिज्म होना चाहिए कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए। हॉस्पिटल शेल डेवलप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ओपीडी मैनेजमेंट। स्टाफ की ट्रेनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ ईच पेशेंट शैल बी डन इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग हॉस्पिटल शैल हैव पेशेंट कॉलिंग सिस्टम। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं होता है पेशेंट कॉलिंग सिस्टम, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिजायरेबल सर्विसेज। इसके अलावा और क्या हो सकती है, एयर कूलिंग है आपका, पेशेंट कॉलिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ये काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में अभी लग गया है। जैसे सपोज आपका जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जो भी पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पे स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो जो उसका आईपीडी पे जो नंबर, सॉरी ओपीडी स्लिप पे जो नंबर होता है वो डिस्प्ले होता है, ओपीडी के ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई होती है, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, पेशेंट जो है वो आराम से रहें और जैसे उनका नंबर आता है उसके बाद उनके साथ डीलिंग हो।
टेलीविजन रहता है वेटिंग एरिया में, जिसपे कॉन्टिन्यूसली आपकी डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं जो आपको हेल्थ अवेयरनेस या स्पेसिफिक डिजीजेस को बेसिकली उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रहती है, या फिर हेल्थ प्रमोशन के बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, तो वो वेटिंग एरिया में रहता है। कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन है, अब ऑलमोस्ट एटलीस्ट इन हरियाणा ऑलमोस्ट जगह पे कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक टेलीफोन बूथ है, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ द ओपीडी मैनेजर। इंटरमीडिएट सर्विसेज या जो आईपीडीज रहते हैं, तो आईपीडीज में बेसिकली आपका कैटेगराइजेशन होती है बेड्स की, मेल मेडिकल वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड, मैटरनिटी वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, नर्सरी और आइसोलेशन वार्ड, ये आपके आईपीडी के वार्ड है। इसके अलावा एज पर नीड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल में जिसकी भी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम उसको और फर्दर डिवाइड करते हैं। इमरजेंसी वार्ड आपका हो गया, या ट्रॉमा वार्ड, बर्न वार्ड हो गया, ऑर्थोपेडिक वार्ड है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, ऑप्थेल्मोलॉजी वार्ड है, मलेरिया वार्ड है, इन्फेक्शियस डिजीजेज वार्ड है। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल या जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे उसके हिसाब से, ठीक है। प्राइवेट फैसिलिटी के लिए बेसिकली जो टोटल बेड की स्ट्रेंथ है उसमें से सिर्फ 10% जो है वो हम प्राइवेट वार्ड के लिए कंसीडर करते हैं। लोकेशन की बात करें तो हॉस्पिटल हमेशा वहाँ होना चाहिए, आईपीडीज बेसिकली जहाँ पे क्वाइटनेस हो, नंबर ऑफ विजिटर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। वार्ड की यूनिट की बात करें तो इट इज डिजायरेबल दैट अप टू 20% ऑफ टोटल बेड्स में बी ईयर मार्क्ड फॉर द डे केयर फैसिलिटी, एज मैनी प्रोसीजर्स कैन बी टेकन ऑन द डे केयर basis in the modern times. Basic aim in planning a ward unit should be minimize the work of the nursing staff and provide basic amenities to the patient within the unit, ठीक है। तो आईपीडी में बेसिकली जो भी नर्सिंग है वो उनको जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जो नर्सिस की बेड से ट्रैवलिंग की जो डिस्टेंस है उसको आप मिनिमाइज कर सकें, जो ट्रीटमेंट रूम है वहां से वो मिनिमम होनी चाहिए। वार्ड यूनिट विल इंक्लूड नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम, पेंट्री, आइसोलेशन रूम, ट्रीटमेंट रूम, नर्सिंग स्टोर रूम, ठीक है। टॉयलेट्स होने चाहिए। ऑन एन एवरेज 1 नर्सिंग स्टेशन पर वार्ड विल बी प्रोवाइडेड एंड इट शुड इंश्योर दैट नर्सिंग स्टेशन cater around 40 to 45 beds, out of which half will be of acute patient and half will be of chronic patient। ये आपकी बेसिक गाइडलाइंस है हॉस्पिटल्स के लिए। इसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं, शुड बी इंश्योर दैट देयर शुड बी 2.5 मीटर बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 बेड्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि उनको क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। बेड साइड नर्सिंग केयर वहाँ पे प्रोवाइडेड होनी चाहिए, जैसे आपका आईवी स्टैंड है, बेड साइड लॉकर्स हैं, स्टूल है अटेंडेंट के लिए, स्क्रीन है, प्राइवेसी ताकि मेंटेन की जा सके। इसके अलावा डेडिकेटेड टॉयलेट्स हैं जहाँ पे रनिंग वाटर चलता है, ठीक है। डर्टी यूटिलिटी रूम शुड बी सकिंग फैसिलिटी एंड जेनिटर्स रूम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन द वार्ड। ऑल वार्ड शुड बी प्रोवाइडेड पॉजिटिव वेंटिलेशन एक्सेप्ट आइसोलेशन वार्ड एंड फैंस, ठीक है। ये आपका इन जनरल एक है जिसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है कि आपका बेसिकली कितने पर्सन्स पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे वाटर क्लोजेट है तो 1 for every 6 बेड, ठीक है। मेल अगर है तो 1 for जो हॉस्पिटल ओपीडी डिपार्टमेंट, पहले आपका आईपीडी के बारे में बताया कि 6 लोग जो बेड है उन पे एक आपका वाटर क्लोजेट होना चाहिए। ओपीडी की बात करें तो वहाँ पे हर 100 पे आपका एक वाटर क्लोजेट होना चाहिए, फीमेल्स पे तो 2 per 100 पर्सन। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आपका 1 every 25 पे होना चाहिए, फीमेल्स में 15 पे आपके एक वाटर क्लोजेट होना चाहिए। वॉश बेसिन का सिमिलरली 2 for up to 24 hours एंड 1 for every additional 24 बेड्स एंड 1 for every ओपीडी में मेल पे 100 पे, सिमिलरली फीमेल्स पे भी 100 पे जो वॉश बेसिन होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहाँ 25 पे बाथ्स इन द शॉवर 1 बाथ शावर फॉर एवरी 6 बेड, ठीक है। ओपीडीज में नीड नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे 1 इन ईच फ्लोर आपका चाहिए होता है। बेड फॉर द वॉशिंग सिंक्स 1 फॉर द बेटा एक सेकेंड, उसके बाद क्लीनर सिंक्स हैं 1 for each वार्ड, 1 पर मिनिमम फ्लोर, तो इस तरीके से आपकी क्लीनर सिंक्स होती हैं। उसके बाद किचन सिंक्स हैं, किचन सिंक भी आपके आईपीडी में नीड होती है, ठीक है। यूरिनल्स हैं आपका आईपीडी में 1 पर 20%, ठीक है। हॉस्पिटल्स में ओपीडी में 1 पर 50% हमें चाहिए होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में 120 और 1 पर एडिशनल 20% अगर है, फ्रॉम 100 to 200 अगर है तो एट द रेट ऑफ 3% के अकॉर्डिंग आप उसको देखते हैं। तो ये आपका बेसिक हॉस्पिटल स्ट्रक्चर है। ओटीज में आते हैं तो ओटी में आपके अलग अलग जोन्स डिवाइड होते हैं।
ठीक है। ओटी में बेसिकली जो है वहाँ पे एक सर्जन्स की टीम होती है, नर्सेज हैं, आपके पैथोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेसिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो कॉन्टिन्यूसली पेशेंट केयर में हेल्प कर रहे होते हैं। ओटी की जो लोकेशन है, जैसे हमने आईपीडी में देखा था, वैसे सिमिलरली ओटी की लोकेशन जो है वो आपकी क्वाइट इन्वायरमेंट पे होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम द नॉइस है, और डिस्टर्बेंसेज नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेशन वहाँ नहीं होनी चाहिए, ताकि जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसको हम रिमूव कर सकें। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड कन्वीनियंट रिलेशनशिप विद सर्जिकल वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक एंड CSSD. This units also needs constant specialized services like आपकी piped suction है, medical gases हैं, electricity supply है, heating है, air conditioning है, ventilation है, and if efficient lift services if the theatre are located on the upper floors. इसके अलावा जोनिंग होती है आपकी, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, विच दैट इज डन टू कीप द थिएटर्स फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जोन्स की बात करें तो बेसिकली जो 4 जोन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। डिफाइंड जोन ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस एंड एसेप्सिस। फर्स्ट आपका प्रोटेक्टिव जोन होता है, देन उसके बाद क्लीन जोन होता है, देन आपका स्टराइल जोन होता है, एंड लास्टली आपका डिस्पोजल और डर्टी जोन होता है। ठीक है। नॉर्मली देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रैफिक फ्लो, नेमली पेशेंट, स्टाफ एंड सप्लाईज। All these should be properly channelized. An operation theater should have a preparation room होना चाहिए, आपका प्री ऑपरेटिव रूम होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव रेस्टिंग रूम होना चाहिए, एंड ऑपरेटिंग रूम शुड बी मेड डस्ट प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, एंड देयर शुड ऑल्सो बी अ scrub up room where operating team washed and scrub up their hands and arms and put their sterile gown, आपका ग्लव्स हैं, मतलब जो बेसिक चीजें जो भी ओटी में चाहिए होती हैं वो स्पेसिफिकली आपके एरियाज में रहनी चाहिए। लैमिनर फ्लो फेयर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली मेंटेन होना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग डिवाइसेस होनी चाहिए जो भी डोर्स हैं या जितने भी हैं उनमें। ठीक है। और एक व्यूइंग विंडो होने चाहिए ताकि आप ऑपरेटिंग थिएटर में कम्युनिकेट कर सकें। लाइक सपोज कोई इमरजेंसी है, दूसरे जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें एक ही फ्लोर पे कई सारे ओटीज होते हैं, तो या फिर जो हमारा स्पेशलिस्ट स्टाफ है लाइक एनेस्थेसिस्ट है, अगर वो वहाँ पे नहीं, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, एडिशनल नर्सिंग हेल्प हमें चाहिए है, तो इस तरीके से आपकी व्यूइंग विंडोज होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा आयुष हेल्थ केयर सिस्टम अंडर एनएचएम। ठीक है। एनएचएम जो है इसके बारे में हालांकि डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें मिनिमम स्पेस जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, बेसिकली वो जो हॉस्पिटल्स में उनके लिए क्या क्या स्पेस होना चाहिए, किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस है, तो उसके बारे में बोला है कि मिनिमम स्पेस फॉर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज पीएचसी लेवल पे 1 डॉक्टर रूम। ठीक है। जो आपका 3.2 इंटू 3.2 मीटर स्क्वायर के अराउंड होना चाहिए। उसके साथ में उसका फार्मेसी रूम होना चाहिए जिसकी डायमेंशंस लिखी है। उसके बाद सीएचसी की बात करें तो वहाँ पे 2 आयुष डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के रूम का स्पेस बताया गया है, और जो फार्मेसी है उसका स्पेस है। इन एडिशन विद दिस ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशलाइज्ड थेरेपीज ऑल्सो। ठीक है। आपके आयुष जो एनएचएम है उसके अंदर हर एक सेक्शन की अलग अलग आपकी डायमेंशंस बताई हैं। जैसे पंचकर्मा थेरेपी सेंटर जो होते हैं वहाँ पे 4 थेरेपी रूम्स होने चाहिए। ठीक है। अप्रॉक्स 200 स्क्वायर फीट इंटू 4 यानी 800 स्क्वायर फीट का एरिया, 10 बेड होने चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग जो वार्ड्स हैं उनमें भी आप जो स्पेस है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। 5 मेल और 5 फीमेल्स वाले अप्रॉक्सीमेटेड 500 स्क्वायर फीट के अराउंड। उसी पंचकर्मा में ही आपकी एक किचन होनी चाहिए 200 स्क्वायर फीट की, और ऑफिस कम रिकॉर्ड रूम होना चाहिए 200 स्क्वायर फीट का। तो पंचकर्मा इन टोटल थेरेपी सेंटर अप्रोक्सीमेटेड 700 स्क्वायर फीट के अराउंड आपका बना होना चाहिए। शारसूत्र थेरेपी सेंटर की बात करें तो ओटी आपका जो रहता है 200 स्क्वायर फीट, स्टरलाइजेशन रूम होना चाहिए 200 स्क्वायर फीट, रिकवरी रूम होना चाहिए, 10 बेड्स होने चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वार्ड्स में आप ले सकते हैं, वहाँ पे जो भी 5 मेल 5 फीमेल, जो 5 मेल और फीमेल जो सर्जिकल वार्ड्स हैं उसमें से आप ले सकते हैं। ऑफिस कम रिकॉर्ड रूम होना चाहिए। इस तरीके से इन टोटल 1300 स्क्वायर फीट चाहिए है। ये यूनानी थेरेपी के लिए है। बेसिकली वहाँ पे जो थेरेपीज होती हैं वहाँ पे भी सिमिलरली 800 स्क्वायर फीट है, 10 बेड है आपका मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। तो 1500 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आपका जो रेजिमेंटल थेरेपी ऑफ यूनानी है, इलाज बिल तदबीर जो है उसके लिए। योग और नेचुरोपैथी सेंटर्स की बात करें तो एक आपका योगा हॉल होना चाहिए 1200 स्क्वायर फीट का, थेरेपी सेक्शन होना चाहिए 600 स्क्वायर फीट का, ऑफिस कम रिकॉर्ड रूम आपका 200 स्क्वायर फीट, और साथ में किचन 200 स्क्वायर फीट। तो इन टोटल 2200 स्क्वायर फीट जो है वो आपका योगा और नेचुरोपैथी सेंटर के लिए कहा गया है।
हॉस्पिटल्स में आयुष डिपार्टमेंट के लिए अगर बात करें तो 6 थेरेपी रूम है, ठीक है, और 2 ओपीडी रूम्स हैं, 10 बेड्स हैं प्री एग्जिस्टिंग वार्ड में उनके दिए जाते हैं, किचन्स हैं, इसके अलावा जो ऑफिस कम रिकॉर्ड रूम है, ये आपका जो नेशनल आयुष मिशन 2019 है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि आयुष डिपार्टमेंट के आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे 23 स्क्वायर फीट का जो एरिया है दैट शुड बी गिवन टू द आयुष डिपार्टमेंट। आपका था हॉस्पिटल बिल्डिंग का, ठीक है, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको उनको मैनेज करना है, तो ये आपका आता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे अगर बात की जाए तो जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर एक स्पेसिफाई करके हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कोई स्पेसिफिक नो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो भी आपकी प्राइवेटाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट एडेड हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वो भी उनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ऐसे कोई यूनिवर्सल करके कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इन प्रेजेंट लिमिटेड टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, जो हम इससे पहले देख चुके हैं ईएसआई एक्ट या ईएसआई स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ईएसआई एक्ट हम 1948 जो हमने देखा था, ठीक है, वो सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया के अकॉर्डिंग ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, जिसमें जो हमने डिटेल में देखा था तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको। उसके बाद आती है आपकी सीजीएचएस स्कीम। सीजीएचएस स्कीम जो बेसिकली है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रीवियसली नॉन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, जो सीएचएसएस के नाम से आती थी। 54 में शुरू हुई थी टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। इसमें फैसिलिटीज में बेसिकली क्या होता है, एक तो आपके जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, डिस्पेंसरी का जो नेटवर्क है उसके थ्रू लेबोरेटरी एक्सरे इन्वेस्टिगेशन होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा आपका पीडियाट्रिक सर्विसेज हैं, एएनसी है, या फिर आपका जो बेसिकली जो पोस्ट नेटल जो सर्विसेज हैं वो है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ऑप्टिकल डेंटल एड्स जो हैं, या फिर जो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हैं वो आपके सीजीएचएस के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। स्कोप क्या है इसका, बेसिकली ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ओवर द इयर्स टू कवर सिटीज आउटसाइड दिल्ली एज वेल एज अदर सेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे आपके एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आपके विडोज हैं जो रिसीविंग फैमिली पेंशंस हैं, उनको सीजीएचएस है उसकी बेनिफिट्स मिलती हैं। इट नाउ कवर्स बिसाइड्स दिल्ली द सिटीज ऑफ मुंबई, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, पटना, इस तरीके से काफी सारी सिटीज है, जबलपुर है, भुवनेश्वर है, जिनमें सीजीएचएस हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक है हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम है जो इन जनरल है। इसके अलावा अदर एजेंसीज की बात करें जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं तो उसमें आपकी डिफेंस मेडिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें आर्म्ड जो एएफएमसी है, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, वो जितने भी आर्म्ड फोर्सेज के हैं वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको। इसके अलावा हेल्थ केयर ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक जो रेलवे हॉस्पिटल्स, हेल्थ यूनिट्स और क्लिनिक्स हैं वो जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एक चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर होता है जो सुपरवाइज करता है डिविजन्स ऑफ वर्क को। हेल्थ चेकअप ऑफ द एम्प्लॉयज इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द सर्विस एंड देयर आफ्टर ईयरली इंटरवल्स पे जो भी ये हमारे रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनके मेडिकल जो बेसिक आपके चेकअप्स होते हैं। इसके अलावा जो एमसीएच सर्विसेज हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, ये भी जो हमारा हेल्थ ये जो रेलवे एम्प्लॉयज के लिए है ये इनको प्रोवाइड कराता है। कुछ एक प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करती हैं लार्ज स्केल पे हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो 70% ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारी जो प्राइवेट एजेंसी हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो बेसिकली क्यूरेटिव सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोमोटिव, प्रिवेंशन और क्यूरेटिव इन सब पे मेन मतलब अलग अलग उनका फोकस रहता है, ठीक है। जैसे आईएमए है वो कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट करती हैं प्राइवेट एजेंसीज के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो जैसे आयुर्वेदा है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, ये भी बल्क मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, एज पर द डॉक्यूमेंटेशन रूरल एरियाज में। जैसे आयुर्वेदिक फिजिशियन है, अप्रोक्सीमेटेड एस्टिमेट लगाया जाए तो 7.73 लाख के अराउंड है, ठीक है। जो 90% ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन है सर्व इन द रूरल एरियाज, मोस्ट ऑफ देम आर लोकल रेजिडेंट्स रहते हैं।
आपका जो भी सोशल और कल्चरली जो भी आसपास की पॉपुलेशन है उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको जो मतलब बेसिकली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन कोलकाता। ठीक है, एक सेंट्रल काउंसिल या प्रेजेंटली जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज है वो हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग द क्वेश्चन हाउ इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बेस्ट बी यूटिलाइज फॉर मोर इफेक्टिव एंड टोटल हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो ये आपकी अदर एजेंसीज हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके साथ में डील करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, कुछ एक हेल्थ एजेंसीज हैं जो वॉलेंटरली अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे या फिर जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ हेल्थ केयर हैं या सिस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम करती है। जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, तो ये काम करती है आपके रिलीफ वर्क पे। जैसे डिजास्टर्स हो गए तो वहाँ पे आपके रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है। मिल्क मेडिकल सप्लाईज इन द हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, आपके मेडिकल चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है, स्कूल्स है, ऑर्फनेज है, वहाँ पे काम करती है। आर्म्ड फोर्सेज के लिए काम करती है आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके अलावा मेटरनल चाइल्ड हेल्थ जो वेलफेयर सर्विसेज हैं, फैमिली प्लानिंग है, ब्लड बैंक है, फर्स्ट एड है, ये सारी चीज़ें आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हिंद कुष्ठ निवारण संघ की बात करें तो इट वाज फाउंडेड इन 1950 विद द हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ये बेसिकली जो इंडियन काउंसिल ऑफ जो ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसी रिलीफ फंड जो है BELRA, ठीक है, उसके मतलब विच इज लेटर ऑन रीनेम्ड एज लेप्रा इन 1950। तो उसके साथ में कोलैबोरेशन में ये स्पेसिफिकली जो लेप्रोसी है जो बेसिकली जो डिजीज है उसके जितने भी पेशेंट्स हैं उनको रिलीव करने के लिए या फिर उनको रिवाइव करने के लिए ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके साथ में काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1952 एफिलेटेड विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। सिंस इट्स फॉर्मेशन ये जो हमारा ICCW है हैज बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ द स्टेट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड जो इसकी सर्विसेज हैं दे आर डिवोटेड टू सिक्योर इंडियाज चिल्ड्रन दोज opportunities and facilities by law and under by means where the necessary to enable them to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in healthy and normal manner। ठीक है, ताकि उनकी फ्रीडम को और डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये काम है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है विच वाज फॉर्म्ड इन 1939। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में। इसकी जो एक्टिविटी हैं वो एसोसिएट होती हैं बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस सील कैंपेन एवरी ईयर टू रेज फंड्स, ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स, सोशल वर्कर्स इन एंटी ट्यूबरक्लोसिस वर्क, जहाँ पे हम प्रमोशन ऑफ हेल्थ भी करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को और प्रमोशन ऑफ कंसल्टेशन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक काम है आपका ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, बेसिकली जो द न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर है, द लेडी लिनिथ गो जो सैनिटोरियम है एट कसोली, द किंग एडवर्ड 7 सैनिटोरियम है धर्मपुर में एंड द ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल एट मेहरौली। ठीक है, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। उसके बाद आता है आपका भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज जो है एक नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1952 में बनाई गई थी टू हेल्प द पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शंस एंड एफर्ट्स। ठीक है, जो जैसे आत्मनिर्भरता वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली फोकस होता है जो विलेज लेवल पे सैनिटाइजेशन है उस पे, ठीक है, किस तरीके से आप बेसिकली खुद से हेल्दी रह सकते हैं, तो वो भारत सेवक समाज के अंडर आता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एक है, ठीक है, तो ये बेसिकली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये बेसिक क्या करता है, एक तो ये सर्वे करता है जो भी फंक्शंस हैं इस बोर्ड के, तो ये सर्वेइंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, प्रमोट एंड सेटिंग ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल जो भी एड चाहिए होती हैं उनको बेसिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए उस पर फोकस करता है। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली आपकी जैसे जो क्राफ्ट है उनको टीच करना है, सोशल एजुकेशन है, जो आपका लिटरेसी पे बेसिकली काम करता है, आंगनबाड़ीज है, मैटरनिटी जो हेल्थ है उसको आपको अपलिफ्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो प्ले सेंटर्स हैं बच्चों के लिए उस पर काम करना है। ठीक है, जो लो मिडिल क्लास जो वुमेन्स होती हैं अर्बन एरियाज
एरियाज में या फिर जो रूरल एरियाज में होती हैं उनको पेड वर्क दिया जाता है इसके अकॉर्डिंग, और ताकि वो अपने सराउंडिंग के एरिया को बेसिकली हेल्दी बना पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कस्तूरबा मेमोरियल फंड। ठीक है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड जो है बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इम्प्रूविंग लॉट ऑफ द वुमेन स्पेशली इन द विलेजेस। ठीक है, जो ग्राम सेविकाएं होती हैं, ठीक है, उनको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने जो बेसिक जो लेवल है, उनका अर्निंग लेवल है या फिर हेल्थ लेवल है, उसको इम्प्रूव कर सके। 1944 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आता है आपका फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 1949 से काम कर रहा है और इसका जो मेन पर्पस है वो आपका बेसिकली जो भी आपकी जो डिफरेंट जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो आशा वर्कर या सोशल वर्कर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो जो बाकी की पॉपुलेशन है उनको वो गाइड कर सके, फैमिली कंट्रोल जो प्लानिंग है उसमें उनको हेल्प आउट कर सकें। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एक है, ये बेसिकली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है इन द कंट्री, ओनली वुमेन्स वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, 1926 में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑल ओवर द कंट्री इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये आपकी MCH क्लिनिक्स जो है, मदर चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर जो क्लिनिक्स हैं उनको चलाती है, मेडिकल सेंटर्स को चलाती हैं, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स इनके हैं, मिल्क सेंटर्स हैं, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स हैं। ठीक है, ये आपका ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपका एक दो और आते हैं, जैसे ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी है, एक आपका प्रोफेशनल बॉडीज हैं। ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी जो है वो आपकी 1946 में स्टार्ट हुई थी, कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द ब्लाइंड। ठीक है, प्रोफेशनल जो बॉडीज हैं इसके अलावा जैसे आपका IMA है, ऑल इंडिया लिंशिएट्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये इसके अलावा आपकी जो ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके बेसिक जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है उसको अपलिफ्ट करने में कॉन्टिन्यूसली काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। आप ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं, आपको लगता है कुछ भी डाउट्स हैं, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में एक बार मुझसे पूछ लेना। ठीक है, टॉपिक्स के गो थ्रू हो जाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका हॉस्पिटल्स या फिर अलग स्ट्रक्चर्स रूरल में, इसके अलावा अर्बन एरियाज में क्या रहता है, हॉस्पिटल्स में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आयुष जो डिपार्टमेंट या आयुष विंग्स जो हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनके लिए क्या स्पेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी वॉलेंट्री एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, आयुष सेक्टर के बारे में हमने देख लिया है। स्टिल एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मुझे एक बार पूछ लेना।